अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। ठीक है, तो जैसा कि बीएससी का चल रहा है, बीएससी की सीरीज़ चल रही है, बीएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर। ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर पार्ट 1। जैसा कि सब्जेक्ट है वेक्टर एनालिसिस। ठीक है, सब्जेक्ट है वेक्टर एनालिसिस सब्जेक्ट है। तो चैप्टर नंबर 3 जो है हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 1 है वेक्टर्स इन 3 डायमेंशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 जो है वेक्टर्स इन 3 डायमेंशन स्टार्ट किया हुआ है। तो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इक्वल वेक्टर। ठीक है, डिफाइन इक्वल वेक्टर। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है वेक्टर क्या होता है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर की आगे कुछ फॉर्म्स कह लिए, वेक्टर के कुछ टाइप्स कह लें वेक्टर्स के। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर क्या होता है, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इक्वल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिस कि अगर तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है देन ऐसे वेक्टर्स को हम कहेंगे इक्वल वेक्टर। लेट्स से मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी। ठीक है, अगर तो उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है दोनों वेक्टर्स की, देन वो वेक्टर्स होंगे इक्वल वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर विल बी इक्वल टू बी वेक्टर। क्लियर है। सिमिलरली नेगेटिव ऑफ वेक्टर, ये सारी चीज़ें वैसे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो एफएससी लेवल पे, फिजिक्स में भी, इवन डैट मैथमेटिक्स में भी। ठीक है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या है, अ वेक्टर हैविंग डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ वेक्टर ए बट हैविंग सेम मैग्नीट्यूड इज डिनोटेड बाय नेगेटिव ऑफ ए इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब है, लेट्स से एक वेक्टर है, अगर उसकी डायरेक्शन को हम ऑपोजिट कर लें देन वो नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये वेक्टर एक फ़र्ज़ कर लें ए वेक्टर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है, अगर मैं इसकी डायरेक्शन का रुख बदल देता हूँ, मतलब डायरेक्शन अब ऑपोजिट होगी, तो ऑपोजिट जब डायरेक्शन हो जाएगी तो इस वेक्टर के साथ जो साइन है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा वेक्टर का, तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव ऑफ वेक्टर। क्लियर है। तो नेक्स्ट है नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है, द वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड नल वेक्टर। स्टूडेंट वैसे तो नल वेक्टर को हम जीरो वेक्टर भी कहते हैं। नल वेक्टर जो है ये एक इमेजिनरी वेक्टर है। जीरो वेक्टर यानी नल वेक्टर जो है ये एक इमेजिनरी वेक्टर है। अब इमेजिनरी वेक्टर का मतलब क्या है, ऑब्वियसली बात है ऐसा वेक्टर जिसको हम इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, रियल में इसका कोई रोल नहीं है, नल वेक्टर का रियल में रोल नहीं है। ठीक है, रियल में इसको हम स्पेसिफाइड नहीं कर सकते, इसकी जो डायरेक्शन है उसको हम डिसाइड ही नहीं कर सकते। मतलब इसकी जो डायरेक्शन है, आई डोंट नो इसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है, आई डोंट नो कि इसकी डायरेक्शन नेगेटिव हो, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो सकती है, इसकी डायरेक्शन सेम हो सकती है, पैरेलल हो सकती है, एंटी पैरेलल हो सकती है, व्हाटएवर, आई डोंट नो। क्लियर है। इसलिए ये इमेजिनरी वेक्टर है नल वेक्टर जो है, क्योंकि हमें इसकी डायरेक्शन का ही नहीं पता कि इसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है, इसकी डायरेक्शन किस तरफ हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए नल वेक्टर को अगर डिफाइन करना है ना, तो आप इसको मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो उसको हम कहते हैं नल वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो उसको हम कहते हैं नल वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं आप ये भी अच्छी तरह जानते हो, जो खासकर फिज़िक्स और मैथ के स्टूडेंट्स हैं, जो मैथ और फिज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं वो ये जानते हैं बात कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। और मैग्नीट्यूड का होता है, मैग्नीट्यूड डिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो लेंथ, डिस्टेंस, नॉर्म, ये सारे ये मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और आप यू नो वेरी वेल
लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है बिकॉज डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो द वेक्टर ऑफ ज़ीरो मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो उसी को हम कहते हैं नल वेक्टर, बट दिस वेक्टर इज इमेजिनरी वेक्टर नॉट अ रियल वेक्टर, ठीक है। ये कुछ नीचे एग्जांपल है इसकी, a प्लस इंटू माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। इसका मतलब है कि एक वेक्टर को जब हम माइनस करेंगे किसी दूसरे वेक्टर के साथ, या यूँ कह लें एक वेक्टर को जब निकालेंगे किसी दूसरे वेक्टर में से, देन हमारे पास वेक्टर ही एक आंसर आएगा। ये नहीं है मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि 2 प्लस माइनस 2 विल बी इक्वल टू ज़ीरो, आंसर ज़ीरो आ रहा है। यहाँ पे ज़ीरो एक नंबर है, कोई स्केलर नंबर है, कांस्टेंट करने व्हाटएवर, ज़ीरो यहाँ पे कोई नंबर है, ठीक है। लेकिन वेक्टर के केस में यहाँ पे ये जो ज़ीरो नज़र आ रहा है एक्चुअल में ये नल वेक्टर है। एक्चुअल में यही ज़ीरो जो है ये नल वेक्टर है या ज़ीरो वेक्टर है, क्लियर है। इसलिए हम अकेला ज़ीरो कॉल नहीं करेंगे, अकेला ज़ीरो कहेंगे तो वेक्टर की वेक्टर एनालिसिस में ये कॉन्सेप्ट जो है रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा। यानी एक वेक्टर में से अगर हम दूसरा वेक्टर सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो आंसर अगर हम कहेंगे कि ज़ीरो आ रहा है तो वेक्टर एनालिसिस में, वेक्टर के चैप्टर में, वेक्टर के सब्जेक्ट में ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग है। इसलिए एक वेक्टर को जब हम किसी दूसरे वेक्टर में से माइनस करते हैं तो देन आंसर हमारे पास वेक्टर ही एक अदर नया वेक्टर हमारे पास आता है, और वो वेक्टर कौन सा है, डेट इज़ कॉल्ड नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर, ठीक है। इसी तरह a प्लस ज़ीरो, अगर हम किसी वेक्टर में एक ऐसा वेक्टर ऐड करवाते हैं, अगर एक वेक्टर में हमको एक ऐसा वेक्टर ऐड करवाते हैं कि बदले में भी वेक्टर ही मिले, तो वो हमारे पास होगा नल वेक्टर, ठीक है। तो नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसको हम ऐड करवाते हैं किसी एक वेक्टर के साथ, देन हमारे पास आंसर में भी वेक्टर ही मिलता है, ठीक है। अब वो नल वेक्टर कौन सा है, वो ये वाला नल वेक्टर है, देखिए ये वाला, ठीक है, ये नल वेक्टर है। ये ज़ीरो जो है यहाँ पे नजर है ज़ीरो वेक्टर, दिस इज नोन एज अ नल वेक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसी नल वेक्टर को अगर इस प्रॉपर्टी के मुताबिक देखा जाए तो इसी नल वेक्टर को हम कहते हैं वेक्टर एडिटिव आइडेंटिटी, वेक्टर एडिटिव आइडेंटिटी। मिसाल के तौर पे आपने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ में ये बात देखी होगी कि एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। लेट्स से मैं कहता हूँ ए मेरे पास कोई एक रियल नंबर है, अगर मैं इसमें ज़ीरो ऐड करवाऊँ तो मेरे पास ए ही आएगा, तो यहाँ पे ज़ीरो क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगी। यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो यहाँ पे क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह यहाँ पे जो है ज़ीरो वेक्टर जो है ये एक नल वेक्टर है, क्लियर है। तो एक नल वेक्टर जब हम ऐड करवाएंगे किसी एक वेक्टर के साथ तो हमारे पास जो है एक हमें नया वेक्टर ए ही मिलेगा, क्लियर है, यानी सेम वेक्टर ही मिलेगा। इसी को हम कहते हैं नल वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर 12 ये छोटे बच्चों को भी पता है, मैट्रिक लेवल के स्टूडेंट्स को भी पता है इस बात का कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, सिंपल, ठीक है। अ यूनिट वेक्टर whose magnitude is 1 is known as a unit vector। लेकिन याद रहे यूनिट वेक्टर जब भी वर्ड आ जाए, ये लाजमी बात याद रखें कि यूनिट वेक्टर जब भी आ जाए इसका मतलब है कि हम किसी वेक्टर की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर जब भी वर्ड आ जाए इसका मतलब है हम किसी वेक्टर की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, यानी डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट लाजमी आएगा बीच में। यूनिट वेक्टर का मतलब है कि हम किसी डायरेक्शन, किसी वेक्टर की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में देखें ए के ऊपर जो है ये कैप जो नज़र आ रही है, कैप, इसको हम कहेंगे यूनिट कैप भी कह सकते हैं, अकेला कैप भी कह सकते हैं। एक्चुअल में ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टर जो है ए के ऊपर जो कैप है यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इक्वल टू ए वेक्टर ओवर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी देखो ना ये ऊपर जो एरो का साइन नज़र आ रहा है एक्चुअल में ये कोई डायरेक्शन शो कर रहा है, यहाँ पे ये डायरेक्शन शो हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि यूनिट वेक्टर का मतलब है कि हम किसी वेक्टर की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और नीचे जो है डिनोमिनेटर में ये है मैग्नीट्यूड ऑफ
वेक्टर। मैग्नीट्यूड को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे 2 वर्टिकल लाइन से, ये मैग्नीट्यूड यहाँ पे कंसीडर होगा। क्लियर है। तो फर्दर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए। ठीक है। तो नेक्स्ट है कोलीनियर वेक्टर। कोलीनियर वेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कोलीनियर वेक्टर में अक्सर जो है स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है कोलीनियर एंड नॉन कोलीनियर। यहाँ पे मैंने नॉन कोलीनियर की डेफिनेशन ऐड नहीं की हुई, लेकिन मैं इसी में आपको नॉन कोलीनियर भी जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। ठीक है। बल्कि नॉन कोलीनियर वेक्टर जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक थ्योरम डिस्कस करेंगे कोलीनियर वेक्टर के रिलेटेड, उसमें फिर आपको नॉन कोलीनियर का मैं बता दूंगा। सबसे पहले कोलीनियर वेक्टर देखें क्या होता है। कोलीनियर वेक्टर क्या होता है सबसे पहले देखें। 2 वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी कोलीनियर। 2 वेक्टर्स ए और बी जो हैं ये तब कोलीनियर हो गए इफ़ देयर एग्जिस्ट अ नॉन ज़ीरो k belongs to R and such that A is equal to K B वेक्टर। यहाँ तक पर डेफिनेशन देखें। अब मैंने ब्लू से जो मैंने ये बोल्ड किया हुआ है, देखें ज़रा यहाँ पे जो मैंने ब्लू से ये मैंने बोल्ड किया हुआ है, इसका मतलब है A इज़ इक्वल टू के बी, यही कोलीनियर वेक्टर की डेफिनेशन है। इसका ज़रा मतलब हमने समझना है, ध्यान से बच्चे ज़रा समझिएगा। पीछे से मैं अगर डेफिनेशन इरेज कर दूं तो चलो मैं वहाँ पे फिर कर देता हूँ। बच्चे देखें, A इज़ इक्वल टू के बी, ए वेक्टर इज़ इक्वल टू के बी वेक्टर। स्टूडेंट्स इसका ये मतलब है कि K यहाँ पे जो K यहाँ पे कोई एक स्केलर नंबर है। ठीक है। K यहाँ पे कोई एक स्केलर नंबर है। A और B यहाँ पे 2 वेक्टर्स हैं। कोलीनियर वेक्टर की जब भी बात हम करें, हमने 2 चीज़ों की बात करनी होती है, एक पैरेलल की और एक एंटी पैरेलल की। रिमेंबर, एक हम बात करते हैं पैरेलल की और एक बात कर रहे होते हैं हम एंटी पैरेलल की। ठीक है। तो कोलीनियर वेक्टर में फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है पैरेलल वेक्टर का और सेकंड कॉन्सेप्ट आता है एंटी पैरेलल का। ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या होता है कि ऐसे पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं कि ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम हो। क्लियर है। सेम डायरेक्शन विद द सेम मैग्नीट्यूड। ओके। तो इसी तरह क्लियर है। तो लेकिन ज़रूरी है सेम डायरेक्शन का होना। क्लियर है। सेम डायरेक्शन का होना ज़रूरी है पैरेलल वेक्टर के केस में, जबकि एंटी पैरेलल वेक्टर का होता है, एंटी पैरेलल वेक्टर के केस में ज़रूरी है ऑपोजिट डायरेक्शन का होना। ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर देखते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। अब स्टूडेंट्स देखें इनकी डायरेक्शन सेम है। ये नहीं है कि एक वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ और एक दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन बैकवर्ड इस तरफ है। ठीक है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे इनकी डायरेक्शन सेम है। अगर इनकी डायरेक्शन सेम है इट्स मीन डैट ये थीटा यहाँ पे क्या होगा 0 डिग्री। अगर इनकी डायरेक्शन सेम है इट्स मीन डैट थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। क्लियर है। तो यहाँ पे 2 वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं एंटी पैरेलल की बात करूँ तो एंटी पैरेलल ये आ जाता है, ये ए वेक्टर है और माइनस ये बी वेक्टर है। ठीक है। तो ये जो है ये जो है ये एंटी पैरेलल वेक्टर है। ठीक है। जिसमें डायरेक्शन एक डायरेक्शन ऑपोजिट आ रही है। इस केस में डायरेक्शन सेम नहीं है। आप इसको माइनस ए भी लिख सकते हो, माइनस बी भी लिख सकते हो, अकेला बी भी लिख सकते हो, अकेला बी वेक्टर भी लिख सकते हो। ठीक है। आप यहाँ पे अकेला बी वेक्टर भी लिख सकते हो, डजंट मैटर। ठीक है। अकेला बी वेक्टर भी लिख सकते हो। तो ये केस होगा, ये केस किसका होगा, एंटी पैरेलल के केस का, एंटी पैरेलल केस होगा। और यहाँ पे एंगल क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है। 180 डिग्री पे एंटी पैरेलल है, जबकि 0 डिग्री पे पैरेलल वेक्टर्स होंगे। तो इसका भी ये मतलब है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब है कि यहाँ पे 2 वेक्टर्स पैरेलल हैं। अगर तो 2 वेक्टर्स पैरेलल हैं इसका मतलब यहाँ पे जो है स्केलर नंबर पॉजिटिव होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ के ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है के कोई स्केलर नंबर है। ठीक है। के बिलोंग्स टू आर लिखा हुआ है, इसका मतलब के कोई एक रियल नंबर है, कोई स्केलर नंबर है। अगर तो स्केलर नंबर के अगर स्केलर नंबर 0 से बड़ा होगा, मतलब इसका ये है
कि अगर स्केलर नंबर बड़ा होगा ज़ीरो से तो इसका ये मतलब है कि पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हम पैरेलल वेक्टर की बात कर रहे हैं। देन वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन और पैरेलल, तो इनकी जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी। अगर डायरेक्शन सेम है इसका मतलब पैरेलल है। कब? जब स्केलर नंबर ज़ीरो से बड़ा होगा। इसी तरह अगर के लेस देन ज़ीरो, अगर स्केलर नंबर ज़ीरो से छोटा होगा देन वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन या एंटी पैरेलल। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, थीटा इक्वल टू ज़ीरो के केस में के पॉजिटिव होगा, मतलब के जो है स्केलर नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। जबकि इस केस में क्या होगा, के लेस देन ज़ीरो होगा। किस केस में? जब एंगल हमारा 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री पे हमारे पास जो है दो वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल का मतलब है कि के लेस देन ज़ीरो है। क्लियर है? यहाँ पे ये प्रॉपर्टी मेंशन है कि लेस देन ज़ीरो एंड के ग्रेटर देन ज़ीरो। क्लियर है? तो ये बच्चे नीचे जो है ये डिफाइन यहाँ पे किया हुआ है। ए वेक्टर जो है इसकी डायरेक्शन ये है, जबकि 2a वेक्टर का मतलब है कि ये थोड़ी सी यहाँ से मैंने लेंथ को इंक्रीज़ कर दिया, मैग्नीट्यूड मैंने इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दी, डबल कर दी, यूँ समझ लें, डबल समझ लें, या यूँ समझ लें कि लेंथ मैंने इंक्रीज़ थोड़ी सी की है तो 2a हो गया। इसी तरह इसी की मैंने डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया तो वो -2a हो गया। क्लियर है? तो -2a हो गया। तो ये सारा जो क्राइटेरिया, ये कोलिनियर वेक्टर्स यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हम कोलिनियर वेक्टर डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ये कोलिनियर वेक्टर की डेफिनेशन थी, ये कोलिनियर वेक्टर की डेफिनेशन थी। रिमेंबर, अब देखें ए और बी वेक्टर, स्टूडेंट ए और बी वेक्टर तब कोलिनियर होंगे जब इनके जो स्केलर नंबर्स हैं वो ज़ीरो के इक्वल ना हों, जो ज़ीरो के इक्वल ना हो। ये इंशाल्लाह हम थ्योरम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, इसी के रिलेटेड को लीनियर वेक्टर के रिलेटेड हम एक थ्योरम प्रूफ करेंगे, ये बातें हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसी में मैं आपको नॉन कोलिनियर बता दूंगा। ठीक है, थ्योरम डिस्कस करेंगे, थ्योरम में हम ये प्रूफ करेंगे डेफिनेशन ए इज इक्वल टू के बी के ए बी जो हैं ये दो वेक्टर्स कब कोलिनियर होते हैं और कब नॉन कोलिनियर होते हैं, ये हम जो है थ्योरम में इंशाल्लाह प्रूफ करेंगे ये बात। ठीक है, फ़िलहाल सिर्फ आप इसका कॉन्सेप्ट समझें नॉन ये कोलिनियर वेक्टर का। ठीक है, नेक्स्ट जो है नॉन कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है। नॉन कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है? नॉन कोप्लेनर, कोप्लेनर का मतलब है कि ऐसा देखो, कोप्लेनर वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जो सेम प्लेन में लाई करे। ठीक है, अब लफ्ज़ को के साथ प्लेनर आ रहा है। ठीक है, प्लेनर से मतलब प्लेन, प्लेन की आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो यही से फिर अंदाज़ा लगा लें कि प्लेन में अगर वेक्टर सेम है, मतलब सेम प्लेन में अगर वेक्टर्स अलाई करें देन उसको उनको हम कहते हैं को प्लेनर वेक्टर। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास कोई प्लेन किसको कहते हैं? एक्स और वाई एक्सिस के, एक्स और वाई एक्सिस को आपस में ज्वाइन कर दो देन वो प्लेन बन जाएगा, प्लेन बन जाता है। ठीक है, टू डायमेंशन जिसको हम कहते हैं टू डायमेंशन, तो टू डायमेंशन को हम क्या कहते हैं? प्लेन, एक्स और वाई एक्सिस को। तो इस अब देखें इस प्लेन, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, इस प्लेन के अंदर कुछ मैं वेक्टर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, देखें ज़रा स्टूडेंट याद पे, ये देखें, तो ये कुछ मैंने प्लेन के अंदर वेक्टर्स मैंने बनाए हैं, तो इसी को हम कहते हैं को प्लेनर वेक्टर्स। और अगर सेम प्लेन में वेक्टर्स लाई ना करें उसको हम कहते हैं को प्लेनर वेक्टर। क्या कहते हैं? को प्लेनर वेक्टर। अगर तो सेम प्लेन में वेक्टर्स आए उनको हम कहते हैं को प्लेनर वेक्टर। अगर सेम प्लेन में वेक्टर्स लाए ना करें उनको हम कहते हैं नॉन कोप्लेनर वेक्टर। क्लियर है? द वेक्टर्स ठीक है, द वेक्टर्स विच आर नॉट लाइंग इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड नॉन कोप्लेनर वेक्टर। और इसी में कोप्लेनर वेक्टर की भी डिफाइन आप कर सकते हो कि ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में लाए करे उनको हम कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर। क्लियर है? इसी तरह नेक्स्ट है कॉन्कुरेंट वेक्टर। जी स्टूडेंट, कॉन्कुरेंट, कॉन्कुरेंट आपने मैथमेटिक्स में 12 वर्ड सुना हुआ है। कॉन्कुरेंट वेक्टर का क्या मतलब है? द वेक्टर्स इंटरसेक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट। ऐसे वेक्टर जो सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें उनको हम क्या कहते हैं? कॉन्कुरेंट वेक्टर। ठीक है, ये मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाई हुई है इसकी कॉन्कुरेंट वेक्टर की। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे पॉइंट शो किया हुआ है ब्लू के साथ, ये है कॉन्कुरेंट पॉइंट। ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे वेक्टर इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
ठीक है, जिस पॉइंट पे वेक्टर्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इन्हीं को हम कहेंगे ये वेक्टर्स कौन से होंगे, कंकरेंट वेक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, और जिस पॉइंट पे वेक्टर इंटरसेक्ट कर रहा है, याद रहे जिस पॉइंट पे वेक्टर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को हम कहते हैं कंकरेंसी ऑफ पॉइंट। ठीक है, यानी इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कंकरेंसी के पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कंकरेंसी पॉइंट। तो आप कंकरेंसी वेक्टर भी कह सकते हो कि ऐसा वेक्टर जो सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे उसको हम कहते हैं कंकरेंट वेक्टर, या ऐसा पॉइंट जो ऐसा वेक्टर जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो उस पॉइंट को हम कहते हैं कंकरेंसी। ठीक है, कंकरेंसी वेक्टर या कंकरेंट वेक्टर। क्लियर है? तो ये तो था स्टूडेंट सारा क्राइटेरिया। ये तो थी कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, कुछ वेक्टर्स की टाइप्स थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम प्रूफ करते हैं कोलिनियर वेक्टर के रिलेटेड एक थ्योरम। जी स्टूडेंट, कोलिनियर वेक्टर के रिलेटेड एक थ्योरम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से इरेज करता हूँ। जी स्टूडेंट, तो आइए हम एक थ्योरम प्रूफ करते हैं कोलिनियर के रिलेटेड। थ्योरम है थ्योरम इफ, इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ ए एंड बी are non-collinear vectors, then a vector plus lambda time b vector will be equal to 0. जी स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट ये ज़रा देखें, ये एक थ्योरम है छोटा सा कि इफ़ ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स देन के ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर इक्वल टू 0। आप ऐसा करें, इसका तो ना चलें इन्हीं को रहने दें, इट्स ओके। बल्कि आप ऐसा करें, यहाँ पे आप के प्राइम ले लें। ठीक है, के प्राइम या K1 K2 ले लें, ऐसे कर ले, K1 और K2। जी स्टूडेंट देखिए ज़रा, यहाँ पे K1 और K2 है क्या, दीज आर स्केलर्स। प्रूफ लिखते हैं, प्रूफ में ये बात देखते हैं, K1 A वेक्टर प्लस K2 B वेक्टर इज इक्वल टू 0। प्रूफ देखते हैं बेटा, प्रूफ में ये देखते हैं कि कहते हैं कि A और B नॉन कोलिनियर कब होंगे, जब ये डेफिनेशन एग्जिस्ट करेगी, अब कोलिनियर बात हम करें नॉन कोलिनियर की, इसी में हमने कोलिनियर वेक्टर को भी हमने ये डेफिनेशन भी हमने ये वेरीफाइड करवानी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोलिनियर वेक्टर की। कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या है, फर्स्ट कंडीशन में कि नॉन जीरो का मतलब है कि जो k जो है स्केलर नंबर, ये नॉन जीरो होना चाहिए। a इज इक्वल टू के बी, यहाँ पे a और b, यहाँ पे ये मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, फॉर कोलिनियर वेक्टर। अगर मैं फॉर कोलिनियर वेक्टर की बात करूं तो देन क्या होगा, a
इज इक्वल टू के बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, तो स्टूडेंट हम अब जो है हम एक इसकी जनरल डेफिनेशन लिखते हैं, एम ए वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ज़ीरो। एम ए वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है के वन ए वेक्टर प्लस के टू बी वेक्टर। ठीक है, एम को मैंने के वन कह दिया और के टू को मैंने एन कह दिया। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं इसको के वन ही रहने देता हूँ, के वन और के टू। ठीक हो गया जी। तो ये मैंने डेफिनेशन वेरीफाइड करवानी है फर्स्ट की। ठीक है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे के वन के टू क्या स्केलर्स नंबर है, के वन कोमा के टू ये मेरे पास है स्केलर्स। ठीक है, दीज आर सम स्केलर्स, के वन एंड के टू आर स्केलर्स। ए और बी यहाँ पे क्या है, ये वेक्टर्स हैं। ए और बी ये मेरे पास क्या है, वेक्टर्स हैं। ए और बी ये कब को लीनियर वेक्टर्स होंगे, अगर तो ये पैरेलल हैं तो ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर। इसका क्या मतलब है, ए और बी ये दो वेक्टर्स कब पैरेलल होंगे, जब इनकी डायरेक्शन सेम होगी, ऐसे। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर की जब डायरेक्शन सेम होगी, इसका मतलब है ये थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री पे हम काम करेंगे, मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे एंगल है इनका। ठीक है, दो वेक्टर्स का। तो ये पैरेलल कब होंगे, जब इनकी डायरेक्शन सेम होगी। और कोलिनियर कब होंगे, अब हम ये देखते हैं कि कोलिनियर कब होंगे। इसकी भी एक डेफिनेशन है, वो इसी की थ्योरम के अंदर हमें मिलेगी। ये वो डेफिनेशन कौन सी है, वन, जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखी हुई है डेफिनेशन, और वो ये है ए इज इक्वल टू के बी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो स्टूडेंट देखें ज़रा, इसको कह लिया इक्वेशन नंबर 2 जो जनरल इक्वेशन है। तो फ्रॉम, अब इसको मैं करता हूँ इरेज, इस, ठीक है, इसको मैं करता हूँ इरेज। तो देखिए अब यहाँ पे ज़रा फ्रॉम टू टू क्या है, के वन ए वेक्टर विल बी, अब देखिए के टू बी वेक्टर ये राइट साइड पे क्या हो जाएगा कि माइनस के टू बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर यहाँ पे रहने दो, विल बी इक्वल टू माइनस के टू ओवर के वन इंटू बी वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट, अब K2 और K1 को नाम दे दो K। ठीक है, यानी ये जो ना ये K2 माइनस K2 ओवर K1 को नाम दे दो अकेला K का, माइनस K2 ओवर K1 को नाम दे दो अकेला K का। तो क्या जगह A वेक्टर विल बी इक्वल टू K बी वेक्टर। देखिए स्टूडेंट, जो इक्वेशन नंबर 1 थी A इज इक्वल टू K बी वेक्टर, ये किसकी डेफिनेशन थी, कोलिनियर वेक्टर की। तो इक्वेशन नंबर जो 1 है वो ये नहीं बन गई आपके पास दोबारा A इज इक्वल टू के बी, दोबारा कोलिनियर बन गई ना। ये कोलिनियर बनी कैसे, अब ये आप हमने समझना है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे A और B ये दो वेक्टर्स हैं, ये कोलिनियर कब होंगे, जब यहाँ पे माइनस K2 ओवर K1, यानी यहाँ पे जो K2 और K1 जो हैं ये 0 के इक्वल, मतलब नॉन जीरो है ना, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होंगे। ठीक है, नहीं समझ आई बात की, जब K1 और K2 ये क्या नहीं होंगे, नॉन जीरो। K2 विल डज नॉट सॉरी, जब जीरो होंगे K2 0 और K1 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर तो K2 0 के इक्वल है और K1 0 के इक्वल है, तो देन जो है, अगर मैं कंट्राडिक्शन लगा, नहीं यहाँ पे ये चीज़ होगी, K2 और K1 ये 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये 0 के इक्वल नहीं है। तो अगर K2 और K1 यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं होंगे, तो इसका मतलब है कि क्योंकि नॉन जीरो है ना,
तो ज़ीरो के इक्वल नहीं होने चाहिए यहाँ पे। अगर तो K2 K1 ज़ीरो के इक्वल नहीं है देन जो है A और B को लीनियर वेक्टर्स होंगे। मतलब ये जो है K2 ओवर K1 का मतलब है कि यहाँ पे कोई स्केलर नंबर है और वो K है। अगर तो ये ज़ीरो के इक्वल है देन वो को लीनियर नहीं होगा। अगर ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है K1 K2 तो देन जो है इस केस में ये को लीनियर वेक्टर्स हैं। ठीक हो गया। ये कौन सा वेक्टर्स है? को लीनियर वेक्टर्स हैं। इसका मतलब ये है कि दिस इम्प्लाइज डैट फिर ए वेक्टर जो है पैरेलल होगा बी वेक्टर के। ठीक है, ये हमने एक बात हमने साबित की। अब हम बात करते हैं बेटा नॉन कोलिनियर वेक्टर की। फॉर नॉन कोलिनियर वेक्टर की। ठीक है, तो नॉन कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या है? अब हम ये देखते हैं। नॉन कोलिनियर का मतलब वेक्टर का मतलब ऑब्वियसली बात है, पहली बात इसमें कोई ज़ीरो डिग्री एंगल और 180 डिग्री जो एंगल ये यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। क्लियर है? तो नॉन कोलिनियर वेक्टर हम कुछ इस तरह से बयान कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ये लेट से ए वेक्टर है, ये को लेट से बी वेक्टर, इनके दरमियान कोई एंगल थीटा लाई कर रहा है। बट रिमेंबर डैट यहाँ पे कोई 0 डिग्री और 180 डिग्री का केस यूज़ नहीं होगा नॉन कोलिनियर के केस में। ठीक है, तो कोलिनियर के केस में दो चीज़ें आ रही हैं, पैरेलल और एंटी पैरेलल। ठीक है, वहाँ पे 0 के केस में पैरेलल है जबकि 180 पे एंटी पैरेलल है, और 0 और 180 नॉन कोलिनियर के केस में, यानी ये जो नॉन कोलिनियर है इस केस में ये नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नॉन कोलिनियर वेक्टर की। तो स्टूडेंट्स नॉन कोलिनियर के लिए भी हम यही डेफिनेशन लेंगे, जनरल डेफिनेशन, जो सेकंड डेफिनेशन है, सेकंड इक्वेशन, यही सेकंड, इसी को मैंने सेकंड इक्वेशन नाम दिया हुआ है प्रूफ में। फ्रॉम टू K1A वेक्टर प्लस K2B वेक्टर विल बी इक्वल टू 0। अब वैसे अगर देखा जाए, देखे स्टूडेंट, यहाँ पे था कि K2 K1 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए देन को लीनियर होगा। अंडरस्टूड सी बात, इसका उलट कर ले। अब यहाँ पे K1 K2 विल बी इक्वल टू 0। अगर K1 और K2 दोनों जो हैं 0 के इक्वल होंगे देन मेरे पास जो है A वेक्टर और B वेक्टर जो हैं क्या होंगे? नॉन कोलिनियर। क्या होंगे? नॉन कोलिनियर। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कंट्राडिक्शन की। यहाँ पे हम कंट्राडिक्शन लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? कंट्राडिक्शन, विच इज़, या यूँ कह लिए बाय कंट्राडिक्शन। बाय कंट्राडिक्शन, तो कंट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का उलट, यूँ कह लो कि हम अपने पास से किसी चीज़ का उलट, किसी चीज़ के ऑपोजिट बात करते हैं सपोज करके। ठीक है, तो वहाँ पे हम कंट्राडिक्शन लगाते हैं, किसी चीज़ का उलट करते हैं सपोज करके किसी चीज़ के ऑपोजिट हम बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने कहा हुआ है कि दो स्केलर जो हैं 0 के इक्वल हैं। अब मैं यहाँ पे कंट्राडिक्शन में ये बात सपोज करूँगा बाय कंट्राडिक्शन, लेट कर लें कि K1 भी 0 के इक्वल है और K1 0 के इक्वल नहीं है और K2 भी 0 के इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे मैंने कंट्राडिक्शन लगा दी है। ठीक है, यहाँ पे था कि नॉन कोलिनियर की डेफिनेशन क्या है कि जब दो स्केलर 0 के इक्वल आ जाएं, ठीक है, तो इट्स मीन डैट वो दो, उस केस में दो वेक्टर्स क्या होंगे? नॉन कोलिनियर। कंट्राडिक्शन में ये बात हम कहेंगे कि, यानी सपोज कर लेंगे, कंट्राडिक्शन में ये बात सपोज की कि दो स्केलर यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं है। अब हम ये बात ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले कोलिनियर के केस में हम ये बात पढ़ चुके हैं कि जब दो स्केलर 0 ना हो तो उस केस में दो वेक्टर जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इट्स मीन डैट कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं। वो वेक्टर्स क्या होते हैं? कोलिनियर। तो ये बात हम ये पीछे साबित कर चुके हैं। तो कंट्राडिक्शन में हम यही बात अगेन साबित करते हैं कि A वेक्टर इज इक्वल टू -K2 ओवर K1 इंटू B वेक्टर। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पे -K2 और K1, अगर ये दोनों 0 के इक्वल नहीं है, तो इट्स मीन डैट के कोई केस स्केलर नंबर होगा,
इस माइनस के टू ओवर के वन को नाम दे दिया के का, तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये कौन सा केस है, ये केस है जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे। कब पैरेलल होंगे, जब स्केलर्स हमारे पास जीरो के इक्वल नहीं है। अब पैरेलल का मतलब क्या है कि दो वेक्टर्स क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर। इस केस में तो वेक्टर्स क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर। कंट्राडिक्शन लगाई मैंने यहाँ पे, ठीक है। कंट्राडिक्शन में क्या है, कोलिनियर वेक्टर। हमने प्रूफ करना है नॉन कोलिनियर वेक्टर। अब कंट्राडिक्शन लगा के हमने ये साबित कर दी बात कि भाई ये कोलिनियर वेक्टर होंगे। अब अगर k1 जीरो के इक्वल नहीं है, k2 जीरो के इक्वल नहीं है, अगर ये दोनों स्केलर जीरो के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि a और b जो हैं ये दोनों कोलिनियर वेक्टर्स हैं। ये बात हमने साबित कर ली। तो अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, अगर k1 और k2 यानी अगर k स्केलर नंबर जीरो के इक्वल हो, फिर वो a और b जो वेक्टर्स हैं ये नॉन कोलिनियर होंगे, ठीक है। तो ये बात हमने फिर यहाँ पे साबित कर ली कि k1a प्लस k1 a वेक्टर प्लस k2 b वेक्टर विल बी इक्वल टू 0। अगर k1 और k2 जीरो के इक्वल होंगे देन a और b वेक्टर नॉन कोलिनियर होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये चीज़ है, क्लियर है। ये नॉन कोलिनियर था कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इट्स मीन डैट अगर k स्केलर नंबर जीरो के इक्वल है, ठीक है। अब k यहाँ पे क्या है, k2 और एंड k1, तो इट्स मीन डैट अगर तो ये जीरो के इक्वल है देन मेरे पास वेक्टर्स a एंड b क्या होंगे, नॉन कोलिनियर। और अगर जीरो के इक्वल नहीं है देन वो कोलिनियर वेक्टर हैं, जो ही हम बात ऑलरेडी इधर साबित कर चुके हैं, ठीक है। ये बात हम ऑलरेडी साबित कर चुके हैं इधर यहाँ पे। तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन लगा के हमने बात साबित कर दी कि नॉन कोलिनियर वेक्टर क्या होता है। ओके स्टूडेंट, तो आज का जो है लेक्चर स्टूडेंट वेक्टर एनालिसिस का सिर्फ यहाँ तक ही होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है डिस्कस करेंगे इसके एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स बाकी जो है आपको जहाँ से नहीं समझ आती है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दूसरा, अगर आप लोगों को समझ आ रही है देन आप फिर भी कमेंट करें, ठीक है। अगर आपको समझ आ रही है फिर भी आप कमेंट करके बताएं आप, ठीक है, कि आप लोगों को समझ आ रही है। तो स्टूडेंट्स जहाँ से जो है आपको नहीं समझ आती है आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके। अगेन वही बात। तो स्टूडेंट्स अगर तो आप चाहते हैं कि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचे, तो आप फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक लाजमी पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।